सुप्रभात दोस्तों। आज हम एक हमारे नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। यह अध्याय कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यह अध्याय बड़ा सुंदर सा और बड़ा रोचक अध्याय है। इसमें हम बहुत सारी चीजें जानेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा देश कैसे और किस हालत में जब आजाद हुआ था तब कैसा था, और हमारे उस समय के लीडर्स ने क्या भूमिका निभाई इस देश को आगे जोड़े रखने में और इसको और स्ट्रांग बनाने में। जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमने कुछ हमारे खुद के लिए गोल सेट किए थे। ये एक चैप्टर एक कहानी की तरह है। इस कहानी को अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चैप्टर हमारे स्टार्ट होगा कि देश आजाद होते ही हमने क्या क्या सपने सजोए थे कि हम हमारे देश को कैसा रखेंगे। तो हमारे कुछ गोल्स थे कि हम एक तो इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री रखेंगे। वो हमारा सबसे बड़ा सपना था। चाहे किसी भी हालत हो, हम हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री रखेंगे, क्योंकि हम हमारे पास्ट को देख चुके थे और उससे बहुत कुछ सीखा तब भी था। दूसरा एक और गोल हमारा था कि यहाँ पे हम इक्वालिटी में इंश्योर करेंगे कि पूरा देश एक साथ और एकजुट रहे, प्लस सबका बराबर डेवलपमेंट हो। तो ये दो गोल्स थे। इसी दो गोल्स को हम चैलेंजेस भी समझ सकते हैं, और यही हमारे चैलेंज थे कि इनको कैसे अचीव किया जा सके। अब जब हम इस सब की सोच रहे थे, एक सबसे बड़ा इमीडिएट चैलेंज जो हमारे सामने उभर के आया वो था शेपिंग द नेशन। क्योंकि जब जिस समय हम आजाद किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस समय हमारे देश की हालत बहुत ही दयनीय थी। हमको मतलब इस हालत में वो छोड़ के गए थे जहां हमारे देश का बाल्कनाइजेशन हो सकता था। बाल्कनाइजेशन बोले तो कि अलग अलग बहुत सारे टुकड़े हो सकते थे। उस स्थिति में था। अब जब आजाद हुआ, तब आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। उस समय हमारा भारत एक तो राज्यों में था जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अंडर थे, और कुछ राज्य ऐसे थे जो डायरेक्ट राजा कंट्रोल किया करते थे अंडर ब्रिटिश सोवरेनिटी, और जिसको आप बोल सकते हो सुजरेनिटी भी। तो वैसे लाइक वो उनके अंडर में काम कर रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। और एक कुछ स्टेट्स होते थे जो डायरेक्ट सरकार के ब्रिटिश सरकार के खुद के पास थे। अब जब उन्होंने हमको आजाद किया, तब उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि प्रिंसली स्टेट्स आप चाहो तो अलग भी हो सकते हो, आप चाहो तो इंडिया के साथ चले जाओ, या आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ। अब जो ये हालत थी, इस हालत में उन्होंने इतनी आजादी भी दे दी, तो हमारे इंडिया में जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ उनमें से ऐसा बोलने लगे कि हम आजाद रहेंगे या पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। अब अगर इस स्थिति में हमारे लीडर कुछ स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाते, तो उससे हमारे देश की जो यूनिटी है, जो जिसकी हम बहुत प्राउड फील करते हैं, जिसको लेके वो टूट सकती थी। तो एक तो वो चीज हमें ठीक करनी थी। दूसरा था इमीडिएटली हमने जो फेस किया था वो था पार्टीशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब पार्टीशन की वजह से हमें क्या क्या डिफिकल्टीज और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। पार्टीशन, अंग्रेजों ने तो बस इतना कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्री होंगे, और उन्होंने लाइन की लाइन बना दी बस कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया। लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ध्यान नहीं दी, जैसे कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। अब ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे सारे के सारे मुस्लिम भाई लोग रह रहे थे। वो अलग अलग जगह पे रह रहे थे। आपने तो बस कुछ एरिया में डिसाइड कर दिया ये पाकिस्तान रहेगा, ये इंडिया रहेगा। तो एक ये दिक्कत। दूसरी थी नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब सारे के सारे ऐसा भी नहीं कि जो सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे। मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ मेजोरिटी तो थी मुस्लिम लोगों की, लेकिन सारे के सारे मुस्लिम लोग ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी इंडिया एक देश बनाने में लगाई थी। अब उन्हें एकदम से पता चल रहा था कि पाकिस्तान बन रहा है, तो वो इसके खिलाफ थे। इसका एक एग्जाम्पल भी है खान गफूर खान, जो जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो वो ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन स्टिल अंग्रेजों ने जो कह दिया वो फाइनल फिर फॉलो किया गया।
तीसरा था हमारा, एक और प्रॉब्लम थी। अब दोनों साइड ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जो पाकिस्तान या जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है या इंडिया है, वहां पे दूसरी रिलीजन के लोग नहीं रहते थे। अब जैसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख, जैन, पारसी, वो लोग भी थे, और इंडिया में भी हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी दूसरे माइनॉरिटी लोग के भी थे। तो ये बात बिना सोचे समझे जो पार्टीशन किया गया, उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। अब उसकी इन डिफिकल्टीज के चलते हमें बहुत ही भयंकर और दयनीय कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े। वो क्या? जैसे अमृतसर एंड कोलकाता वाज डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। रिलीजन के नाम पे बहुत सारे दंगे होने स्टार्ट हो गए। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, पीपल अंडरवेंट इमेंस सफरिंग, बहुत ज्यादा उत्पीड़क अ, और कंडीशन झेलनी पड़ी उन्हें। बहुत बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, लोगों फैमिलीज गॉट सेपरेटेड, परिवार बिछड़ गए, परिवार के लोग बिछड़ गए। इवन इसकी वजह से बहुत सारी ऑनर किलिंग्स भी हुई, जो भी बहुत ही खतरनाक थी और मतलब दयनीय थी, जिसको हमें हमारे दोनों देशों को फेस करना पड़ा। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। पहले मैंने बताया था कि कुछ दो स्टेट्स हुआ, दो इंडिया बटा हुआ था उस समय, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया वो जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का राज है, और प्रिंसली स्टेट्स वो जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही थे, लेकिन वहां पे नाम राजा का चलता था। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हुआ करते थे। अब जब आजादी दी गई थी, तब उनको एक चॉइस दी गई कि इधर यू कैन बी इन इंडिया और यू कैन बी इन पाकिस्तान, बट यू कैन ऑल्सो रिमेन इंडिपेंडेंट। आप आजाद भी रह सकते हो। और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने बोला कि या तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे या इंडिया में चले जाएंगे, विदाउट थिंकिंग अबाउट दियर जोग्राफिकल लोकेशन। मतलब वो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं देख रहे, बस वो चाहते हैं या तो हम आजाद रहें या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। तो ऐसे कुछ राज्य थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। अब जूनागढ़ में तो हमने क्या करा है, वहां पे प्लेबिसाइड करवाया। प्लेबिसाइड मतलब होता है आम सहमति। वहां पे लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हो। तो वहां के लोगों ने इंडिया में रहने का प्रेफरेंस दिया, तो फिर हमने उसको इंडिया में मिला दिया। लेकिन हैदराबाद और मणिपुर दो ऐसे राज्य थे जहां पे थोड़ा सा काफी हमें थोड़ा आर्मी का प्रयोग करना पड़ा और कुछ दूसरे टेक्टिक्स अपनाने पड़े। टेक्टिक्स मतलब दूसरी, हमें हथियार दूसरे तरीके से उनको मनाना पड़ा। अब वो कैसे? अब हैदराबाद की कहानी पहले आते हैं। हैदराबाद में वहां पे निजाम का रूल होता था। निजाम मतलब वहां के राजा का नाम, राजा को निजाम बोलते हैं। तो वहां पे निजाम का रूल हुआ करता था। वो इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे को रहना है, नहीं रहना है, इसके लिए काफी सारी नेगोशिएशन चल रही थी, और वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। लेकिन वहां की जनता ने जो ये राजा की खिलाफ ही आंदोलन कर दिया। वो बोले कि नहीं, ये राजा जी सही नहीं कर रहे, कि उनके जो निजाम थे वो सही नहीं कर रहे, हम चाहते हैं हम इंडिया के साथ रहे। तो वहां पे रिवोल्ट कर दिया उन्होंने। उसमें रिवोल्ट में वुमन, पीजेंट और सारे हर तबके के लोग वहां पे ज्वाइन करे उसको। अब निजाम ने इसका क्या करा, निजाम ने इसके खिलाफ अपने राज्यकार्स भेज दिए। राज्यकार्स निजाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी। अपने फोर्सेस को भेज दिया। अब वो फोर्सेस उन जो जनता रिवोल्ट कर रही है उन पे बहुत सारी एट्रोसिटीज करने लगी। बहुत सारी किलिंग्स हुई, बहुत सारे रेप्स हुए। तो ये चीज हम लोग और हमारे इंडिया के लीडर्स को सही नहीं लगी। तो उन्होंने वहां पे इंडियन आर्मी भेज दी, और इंडियन आर्मी वहां पे इंटरवीन करती है, और वो उनको वहां से फिर उस निजाम को वहां से भगा देती है। और इवन उनको सप्रेस का, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो। अब इस तरीके से वो निजाम इंडिया के साथ हो गया, और एक्चुअली हैदराबाद पूरा इंडिया के साथ मिल गया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन ए डॉक्यूमेंट
which meant that their state agreed to become part of Indian Union। मतलब कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट था, जो हम जो भी प्रिंसली स्टेट से जो इंडिया के साथ आ रहे थे उनसे ये साइन करवा रहे थे कि इफ यू हैव साइंड दैट डॉक्यूमेंट इट मींस यू आर विद इन द इंडिया एंड यू वुड नेवर डिमांड फॉर ए इंडिपेंडेंट स्टेट अगेन। आप ये फिर से इसके लिए डिमांड नहीं करोगे, और ऐसा एग्रीमेंट साइन होता था। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वेश्चन वाज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का टाइप था जो हम राजाओं के साथ साइन करवाते थे। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, जो सेवन सिस्टर्स का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी बोलते हैं, वहां का राजा हुआ करता था बोधचंद्र सिंह। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन तो कर दिया था, लेकिन एक शर्त के साथ साइन किया था, वो था इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी क्या था कि हमको कुछ आजादी रहेगी हमारे फैसले खुद से लेने को। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब बट अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन वहां पे महाराजा ने इलेक्शंस करवाए कि कौन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। मतलब वहां पे राजा का तो राज है, कुछ सालों कुछ महीनों के लिए रहा हो, लेकिन राजा का राज है। और राजा के राज में वहां पे इलेक्शंस हुए कि इवन प्रेसिडेंट तो रहेगा उधर, प्रेसिडेंट सिर्फ वहां का राजा रहेगा उस मणिपुर राज्य का, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लागू कर दी गई। अब और वो पहला राज्य ऐसा बना जहां पे इलेक्शंस हुए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार था जिसमें। तो वहां पे सबसे पहले इलेक्शन हुए थे। अब इसी पे आपको बता दूं मैं, इंडिया में सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1948 की बात चल रही है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। बट वहां पे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस था। वहां की जो मणिपुर असेंबली थी, वो जो ये मर्जर था इंडिया के साथ, इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि ये मणिपुर इंडिया के साथ चला जाए, वहां पे वो चाहते थे वो इंडिपेंडेंट रहे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशरिंग द महाराजा इनटू फाइंडिंग अ मर्जर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी तरह उन राजा को प्रेशराइज किया कि आप इंडिया के साथ चले आओ, क्योंकि आप बहुत, आपका एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जो आप दो कंट्री के अंदर पीस सकते हो, कि मतलब उधर बहुत पास में चाइना पड़ता है। प्लस दूसरा, यहाँ आप एक तो आपकी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि आप अपने आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो किसी तरीके से हमने उनको प्रेशराइज किया और इंडिया को, मणिपुर को इंडिया के साथ मिला लिया। तो ये था हमारा फाइनली, फिर वो मणिपुर हमारे साथ हो गया और मर्जर एग्रीमेंट साइन किया गया 1949 में। अब फाइनली हमारा फाइनल टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या है कि किसी तरह के से हमने एक तो इंटरनेशनल इशू तो सॉल्व कर लिए, अब हमारे इंटरनल इशू बढ़ने लगे कि हमारे जो इंटरनल राज्य थे, अब उनको हमने किसी तरह इंडिया तो बना लिया। वो राज्य अलग अलग भाषा, अलग अलग डाइवर्सिटी में थे। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे और आज भी हैं। अब वो सब डिमांड करने लगे अपने अपने राज्यों की। अब पहले तो ये डिसाइड किया गया था जिस दिन देश आजाद हो जाएगा उस दिन हम लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बांट देंगे। लेकिन जस्ट आजादी के बाद अब लीडर्स को ये डर लग रहा था कि हमने पहले ही पार्टीशन फेस किया है, अगर हम फिर से इन राज्यों को लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देते हैं तो कहीं ये दिक्कत ना कर दे और इसकी वजह से और बहुत सारे राज्य या इंडिया का सच में बाल्कनाइजेशन ना हो जाए। बाल्कनाइजेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में ना बढ़ जाए, और इसी वजह से वो डर रहे थे कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बांटते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू विश यू कैन रीड आउट। लेकिन कुछ जो मूवमेंट हुए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उसी एक मूवमेंट में एक लीडर थे पोटी श्री रामालू, उनका नाम हुआ करता था। वो मेनली ग्रेटर आंध्रा या उस समय के जो मद्रास है वहां पे चाहते थे कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं उनका एक अलग राज्य बने, और वो एक कांग्रेस के ही लीडर थे।
उन्होंने जब इसकी डिमांड करी तो अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड करी, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग राज्य की डिमांड करी, और इसके लिए वो हंगर स्ट्राइक भी करने लगे, और एक इसी के कारण, हंगर स्ट्राइक के कारण उनकी डेथ हो जाती। अब जब एक बड़े लीडर की डेथ हो गई, उसके पीछे फिर सरकार को, जो इंडियन गवर्नमेंट थी वहां पे, उनकी शर्तें माननी पड़ी, और फाइनली एसआरसी का एक संगठन बनाया गया। एसआरसी सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, जिसका फुल फॉर्म, वो 1953 में बनाई गई, और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1956 में फाइनली एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, और वहीं से हमारे 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बने लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आई थिंक ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ये चैप्टर आपका यहीं तक है। ये कुछ चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन थे, कि चैलेंजेस क्या क्या थे, कि इस एक तो देश को कैसे बनाना है, दूसरा इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अभी ये जो दूसरा चैलेंज था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, उस पर भी इस चैप्टर में ज्यादा फोकस नहीं हुआ है, वो होगा हमारे दूसरे चैप्टर में। और जो हमारा तीसरा चैलेंज था इंश्योरिंग डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये हमारा मेनली थर्ड चैप्टर में फोकस होगा। अभी हमने मेनली फोकस किया शेपिंग ए नेशन, कि इस देश को बनाने में ही कितनी दिक्कतें आई, जैसे कि एक तो पार्टीशन फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से डिफिकल्टीज, दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको किसी तरीके से इंडिया में रखे रखना, और फाइनली उनको अगर मना लिया तो आप अपने ही इंटरनल मामलों को सुलझाओ। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।